सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग फंडा। तो आज हाईवे का लेक्चर 6 है एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाईवे का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में, चैप्टर नंबर 2। इससे पहले कि हाईवे का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, आप पीछे के लेक्चर्स 5 लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। देखो, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है आपका क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, दूसरा है आपका साइड डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड है हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, उसके बाद वर्टिकल एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन IRC 73 1980 से होता है, ठीक है। हमारी जो पूरी की पूरी जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होने वाली है वो IRC के इस कोड से होगी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4। पहला क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। हाईवे का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से हम इसको क्या कर पाए, सॉल्व करें, ठीक है। तो हम इसको रीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। देखो, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जो पहला टॉपिक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज़, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में हमें पढ़ना है पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक। क्या पढ़ना है? सबसे पहला पेवमेंट का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पेवमेंट का कैरेक्टरिस्टिक। तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक इज पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हमें पढ़ना था क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, और क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में भी हमें सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ आखिर रोड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? जिस रोड पे हम चलते हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, हमें ये जानना है, राइट। तो देखो यार, सबसे पहले आप खुद सोचो कि अगर रोड पे आप चल रहे हो तो आपको चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सपोज करो अगर आप एक स्मूथ सरफेस पे चल रहे हो, या फिर इससे बाइक ही ले लो और एक बहुत ही स्मूथ सरफेस है जिस पे फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, क्या आप इजीली वहाँ पे चल पाओगे? अभी भी इनफैक्ट जिस प्लेटफॉर्म पे मैं चल रहा हूँ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो क्या मैं इजीली मूव कर पाऊँगा? नहीं। हो सकता है स्लिप करके गिर जाऊँगा कि नहीं गिर जाऊँगा? ऑब्वियस सी बात है, गिर ही जाऊँगा। या फिर आप किसी भी स्लिपरी पे आप बाइक चला के देखना, आप गिरोगे ही गिरोगे, ये फिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए पेवमेंट की, मेरे ख्याल से वो क्या होनी चाहिए, या फिर आप लोगों के ख्याल से आप खुद सोच के बताइए, क्या फ्रिक्शन होनी चाहिए? गुड, फ्रिक्शन ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली चीज़ फ्रिक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रिक्शन। पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। देखो यार, 2 टाइप के फ्रिक्शन लगते हैं। कोई भी व्हीकल जब मूव करती है तो वहाँ 2 टाइप के फ्रिक्शन लग रहे होंगे। अब ये दिमाग में सोचो कि यार ये 2 टाइप के फ्रिक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो पहले मैं बता देता हूँ कि दोनों फ्रिक्शन कौन कौन से हैं। पहली बात तो जब व्हीकल एक डायरेक्शन में सीधे ऐसे मूव कर रही होगी, यूँ मूव कर रही होगी, तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए उसके पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। भाई, जहाँ भी हम मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में भी हम मूव कर रहे हैं, सपोज करो ये व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, व्हीकल ऐसे इस डायरेक्शन में अगर मूव करना चाहती है तो इसके पीछे वाले डायरेक्शन पे, इस रोड पे क्या लग रहा होगा? एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और ये जो फ्रिक्शन होता है इसको हम बोलते हैं, मतलब लंबाई में जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा है ये वाला, इस फ्रिक्शन को ही हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। समझे बात को? मैंने कहा ये गाड़ी है, ये रोड पे मूव करना चाहती है, और इसको मूव करने के लिए भाई एक फोर्स चाहिए होगा ना, जो इसको पीछे की तरफ लग रहा होगा। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन बोलेंगे। लेकिन कौन सा वाला फ्रिक्शन होगा? ये फ्रिक्शन होगा लॉन्गिट्यूडनल वाला, एफ लॉन्गिट्यूडनल, इसको एफ लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, ठीक है। इसी के कारण हमारी जो गाड़ी है वो आगे की तरफ मूव कर पाएगी। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो आप मूव नहीं कर पाओगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो बताओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रिक्शन में हमें एक बात तो पता चल गई यार, सबसे पहला फ्रिक्शन हमें पढ़ने वाले हैं हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। एक फ्रिक्शन के बारे में तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा फ्रिक्शन क्या है भाई।
अभी इसके बारे में डिटेल में लिखवाऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि है क्या। लिखवाने को तो बहुत सारी चीज़ है, पढ़ा हुआ बहुत लिखवा सकता हूँ। देखो, पहला तो आपको समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन होता है। दूसरा जो है ना, एक लेटरल डायरेक्शन में भी लगता है। लेटरल डायरेक्शन में कैसे लगेगा, सपोज करो, अभी ऐसे सपोज कर लो, ये कर्व है, ठीक है, और इस कर्व पे हमारी जो गाड़ी है वो मूव करना चाहती है। सपोज करो कुछ ऐसे मूव करना चाहती है, यूँ, ठीक है, ये ऐसे मूव करेगी। तो यार जब देखो, एक रोली फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लग ही रहा होगा, एफ लॉन्गिट्यूडिनल तो यहाँ लग ही रहा होगा इसी को। अच्छा, एफ लॉन्गिट्यूडिनल को ही एफ रोलिंग के नाम से भी जानते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से भी इसी को जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन जब ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही होगी, ऐसे घूमना चाह रही होगी, तो एक लैटरल डायरेक्शन भी, इस डायरेक्शन में भी एक फ्रिक्शन लगेगा, हाँ या ना? क्या इस डायरेक्शन में भी एक फ्रिक्शन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और ये जो फ्रिक्शन होता है, इसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लेटरल फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है, अभी देखेंगे हम। तो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई भैया, फ्रिक्शन को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन और दूसरा पढ़ने वाले हम लेटरल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज IRC के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। हम इस फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हमने क्या उठाया? सबसे पहले हमने उठाया है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, और क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में भी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक। पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक में भी हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, ठीक है। नोट कर लिया होगा ना, इसको हटा रहा हूं। हेडिंग डालिए लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन को ही हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, यानी एफ रोलिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या लिख रहा हूँ? रोलिंग फ्रिक्शन। अबे आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखो यार, ये जो फ्रिक्शन होता है ना, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन होता है ना, ये स्पीड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहले तो आप रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में लिख लो। देखो, फ्रिक्शन इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, फ्रिक्शन इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन इज कॉल्ड, लिखो जल्दी, फ्रिक्शन इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। लिखो, फ्रिक्शन, लिख ही देता हूं मैं, फ्रिक्शन इन पहला पॉइंट, फ्रिक्शन इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। ये मूवमेंट ऑफ व्हीकल मतलब गाड़ी के मूवमेंट को में क्या करता है? मदद करता है। ये ना हो तो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो आप गाड़ी को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, ठीक है। ये दो पॉइंट आप नोट कर लेना। अब देखो, एक चीज़ याद रखो, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो एफ लॉन्गिट्यूडिनल जिसको बोलते हैं हम, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन जो होगा आपका, वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? तो वो हमेशा आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर? स्पीड ऑफ द व्हीकल के ऊपर, ठीक है। कैसे? जितनी तेज गाड़ी होगी आपकी, जितनी तेज गाड़ी चल रही होगी, उतना ही कम फ्रिक्शन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, और जितनी स्लो चलाओगे उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। इसीलिए तेज़ गाड़ियों के स्लिप करने के चांसेस बढ़ जाती हैं, स्किड करने के चांसेस बढ़ जाती हैं, स्किड करने के चांसेस बढ़ती हैं, स्लिप करने के नहीं। स्लिप और स्किड में डिफरेंस होता है, मैं समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो जितना तेज़ स्पीड होगा उतना कम फ्रिक्शन, जितना तेज़ स्पीड उतना कम फ्रिक्शन लगने वाला है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। भाई, इस पहिए को आगे जाने से, ये पहिया है आपका,
ठीक है, इस डायरेक्शन मूव करना चाहता है तो इसको पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, ये कौन सा फ्रिक्शन होता है, यही रोलिंग फ्रिक्शन होता है या लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है आपका, ये जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है वो आपका एफ लॉन्गिट्यूडनल जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, किसके, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैं IRC का एक वो लिखवा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये फ्रिक्शन जो होता है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको नोट कर लो, नोट कर लेना फटाफट। मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे, इसका मतलब फ्रिक्शन आपको क्या मिलने वाला है, एफ लॉन्गिट्यूडनल आपको क्या मिलने वाला है, एफ लॉन्गिट्यूडनल लिखने दो, आपको उतना कम मिलेगा। और जितनी कम स्पीड उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। नोट कर लो इसको फटाफट, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो, ठीक है। एज पर IRC ने कुछ नॉर्म्स दिए हैं इसके लिए कि भैया कितनी स्पीड होगा, मतलब कि स्पीड कितना हो तो कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, उसको यहाँ पे आप नोट कर लो, ठीक है। एज पर IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, IRC का स्थापना कब हुई थी, IRC का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये आप मुझे लिख के बताएंगे, और कौन से रिकमेंडेशन की वजह से हुआ था ये भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। IRC का फॉर्मेशन और कौन से रिकमेंडेशन से हुआ था, ये उसका डेट और ये बताएंगे। और IRC का फुल फॉर्म तो आपको पता है, इंडियन रोड कांग्रेस, ये एक सेमी ऑफिशियल बॉडी थी, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पीड और यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका एफ लॉन्गिट्यूडनल कितना होता है। एक मिनट देखो ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना, डायरेक्टली SSC JEE में, तो इसे SSC JEE में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, याद रखना। एज पर IRC स्पीड यहाँ पे गिवन है एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन आपको देखना है, ठीक है, हाँ फ्रेम में है, ठीक है। तो एफ लॉन्गिट्यूडनल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, ये जो एफ लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये होती है आपकी 0.35 से 0.40 तक। अब ये जो 0.40 जो आपकी वैल्यू है ये किसके लिए होगी, मैक्सिमम स्पीड के लिए, मिनिमम स्पीड के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम स्पीड के लिए, सबसे कम स्पीड के लिए होती है। और ये 0.35 जो होती है मैक्सिमम स्पीड के लिए होती है, ठीक है। तो ये भी बता देता हूँ, ये होती है आपकी 30 से कम वाले जितने भी चल रहे हैं स्पीड उसके लिए km/h में, ठीक है। और ये जो स्पीड होती है वो आपकी 80 km/h के लिए होती है, ठीक है। इतना फ्रिक्शन मिलेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्पीड लिखता हूँ, स्पीड लेस देन अगर 30 है तो कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेस देन 30 के लिए। स्पीड अगर आपका 30 से बढ़ाकर मैं कितना कर दूँ, 40 कर दूँ, तो 40 होगा तो उसके लिए कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, 50 हो गया तो कितना लग रहा होगा, 60 हो गया तो कितना लग रहा होगा, ठीक है। फिर आता है आपका 65 एंड देन 80, ये आप नोट कर लेंगे फटाफट। 30 के लिए तो मैंने बता दिया, यहाँ पे 30 के लिए कितना लग रहा है, 0.40, ठीक है। एफ लॉन्गिट्यूडनल 30 के लिए 0.40 होता है। उसके बाद 40 के लिए आ गया 0.38, दो कम करते जाओ, यहाँ दो कम कर दिया मैंने 0.38, ठीक है। उसके बाद एक कम करो 50 के लिए 0.37, 50 के लिए 0.37, उसके बाद फिर एक और कम करो 0.36, 60 के लिए 0.36, और उसके बाद 65 के लिए भी उतना ही रख लो, 0.36 ही रखो, एंड 80 के लिए हो जाता है 0.35, ये लिखवा दिया मैंने। तो क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेगा कि एफ लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 0.35 से 0.40 तक, एंड ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन SSC JEE में पूछ सकता है आपका कि अगर स्पीड इतनी है तो एफ लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू कितनी होगी, एफ लॉन्गिट्यूडनल की डायरेक्टली वैल्यू पूछेगा, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके एक जगह नोट करके लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। एफ लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू एज पर IRC 0.35 से 0.40 होती है, नोट डाउन। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछता हूँ, आप लोग आंसर देंगे। जो नए टायर होते हैं, नए टायर जो न्यू टायर्स होते हैं, ठीक है, नोट में भी इसको भी लिख सकते हो आप, नोट। न्यू टायर्स जो होते हैं, ठीक है, और ओल्ड टायर भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुराने टायर, ठीक है। चलो, जो नए टायर होते हैं वो आपका लेस कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट करेंगे या ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर ज़्यादा करेंगे? ये सोचो आप, थोड़ी देर तक सोचो फिर बताओ। अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू IRC, या फिर आपने कभी ये फील भी किया होगा, फील करना आप गिरने के बाद एक बार क्या करना, आप चलाना, नए टायर लेके चला के देखना, और एक बार क्या करना, पुरानी टायर जो ओल्ड टायर्स होते हैं उसको चला के देखना। कंडीशन मैं देता हूँ कि नए टायर को आप किस में चलाओगे एंड ओल्ड टायर को आपको किस में, कौन से जगह चलाना है, ठीक है। दोनों कंडीशन दूंगा, आप फील करोगे, जब तक फील नहीं करोगे तब तक समझ में तो आएगा नहीं, ठीक है। और जिसको ऐसे समझ, अगर मेरी बात माननी है तो वैसे समझ लो, वरना एक बार गिर के देखो, ठीक है, तब पता चलेगा। न्यू टायर की बात करूं तो ये लेस कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट करता है। न्यू टायर की बात करूं तो लेस कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट करता है एज कंपेयर टू ओल्ड टायर। मैंने कहा नए टायर जो होता है वो आपका लेस कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट करता है एज कंपेयर टू ओल्ड टायर। किस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में ये बताना है आपको? ड्राई सिचुएशन में, जब रोड पे पानी नहीं पड़ा है, रोड एकदम सूखा है, मतलब ड्राई है, समझ रहे हो? ड्राई रोड है, नई नई बाइक लेकर निकल रहे हो, तुरंत रोड एकदम सूखा हुआ है, ठीक है, स्टाइल मारने के चक्कर में क्या होगा, गए, गिर जाओगे। रीज़न क्या था कि नया टायर जो है ड्राई सरफेस पे कम फ्रिक्शन जो है जनरेट करता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। न्यू टायर ड्राई सरफेस मतलब ड्राई रोड, एफ लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा यहाँ पे, कम होगा एज कंपेयर टू ओल्ड टायर ड्राई रोड, एफ लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा। इसीलिए सूखे सरफेस पे आप अगर ओल्ड टायर के साथ जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप बचे हुए हो ना। दूसरा कंडीशन में देता हूँ, अब जो है ना, अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने चेंज कर रहा हूँ, मैंने कहा आप नए टायर को लेके एक बार गीले रोड पे जाओ, बहुत स्टाइल मारोगे, देखा आएगा आप, मतलब ब्रेक मारा, पीछे से उड़ गया आपका टायर, लेकिन आप गिरे नहीं, भौकाल हो गया, है ना। तो ये न्यू टायर बेसिकली वेट रोड पे क्या करेगा, अगर वेट रोड जो है आपका गीला है, वेट सरफेस की बात कर रहा हूँ, चाहे वेट रोड लिख लो या वेट सरफेस लिख लेना, वहाँ पे एफ लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा जनरेट करेगा, जिससे गिरने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे ओल्ड टायर की बात करूँ मैं, तो ये वेट सरफेस पे यानी वेट रोड पे आपका ज़्यादा क्या करेगा, सॉरी एफ लॉन्गिट्यूडनल क्या करेगा, बहुत ही कम जनरेट करेगा, जिसकी वजह से आपके स्लिप होने के या स्किड होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। मैं ये स्लीप और स्कीड शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आप समझोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि स्कीडिंग कब होती है और स्लीपिंग कब होती है, मतलब आप स्लीप कब करते हो और कब स्कीड कहते हो। हालांकि वैसे तो आपने अभी तो आपको डिफरेंस पता ही नहीं होगा, कभी भी अबे स्लीप हो गया, अबे गिर गया, मतलब गिरने का अब स्लिप हो गया, अबे मेरी बाइक स्कीड कर गई थी, मेरी बाइक स्लीप कर गई थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी तक पता नहीं होगा, लेकिन इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर आप पक्का देखिएगा और आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि स्लीपिंग क्या होती है, स्कीडिंग क्या होती है, ठीक है। स्लीप कहना किसे कहते हैं और स्कीड कहना किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। अब चलते हैं हम लेटरल फ्रिक्शन की तरफ से। लेटरल फ्रिक्शन को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले बस उसका छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यही रन देता हूँ, आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम लेटरल फ्रिक्शन, दूसरा टॉपिक है, ठीक है। पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक में ही जो आपका फ्रिक्शन चल रहा था, फ्रिक्शन का दो पार्ट थे, जिसमें पहला आपका हो गया था लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा हम पढ़ रहे हैं लेटरल फ्रिक्शन, ठीक है। तो लेटरल फ्रिक्शन की बात करें तो लेटरल फ्रिक्शन आपका
कब जनरेट होता है, जब वहाँ पे आपका एक कोई मोड़ हो, लेटरली फोर्स कोई लग रहा होगा व्हीकल पे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि सपोज करो व्हीकल को इस कर्व पे क्या करना है, ऐसे मूव करना है, यहाँ पे ऐसे मूव करना है, ठीक है, मूव करना है। तो ये जो है इसके कारण यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक लेटरल फ्रिक्शन भी आता है, एफ लेटरल भी आएगा। यही फ्रिक्शन जो होता है आपका क्या होता है, लेटरल फ्रिक्शन होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी जब, ठीक है, लेटरली इसके कारण जो फ्रिक्शन डेवलप होता है वो आपका लेटरल फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब वो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेटरल फ्रिक्शन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, लिख लो। लेटरल फ्रिक्शन में लेटरल फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली, लेटरल फ्रिक्शन acts only when there is a देखो लेटरल फ्रिक्शन के बारे में अभी जब हम पढ़ेंगे ना कैंट और सुपर एलिवेशन, तो वहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस यहाँ जान लो कि लेटरल फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। तो लेटरल फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली when there is a lateral force, when there is a lateral force acting lateral force acting on vehicle, जब वहाँ पे आपका लेटरल फोर्स लग रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और एफ लेटरल की जो वैल्यू होती है एच पर IRC, ये कितनी होती है, लिख लो, एच पर IRC, एफ लेटरल की हम वैल्यू कितनी लेके चलते हैं, एफ लेटरल इज इक्वल टू 0.15। सो आई होप कि आपको समझ में आया आज का लेक्चर। आज हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। इसमें हम पढ़ रहे थे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। उसमें हमने पढ़ा पहला पॉइंट पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक, और पेवमेंट में हमने पढ़ा फ्रिक्शन में हमने पढ़ा दो टाइप के फ्रिक्शन, एफ लॉन्गिट्यूडनल, एफ लेटरल। एफ लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू होती है 0.35 से लेकर 0.4 तक, और इसकी वैल्यू होती है 0.15 तक, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बी, स्लीप एंड स्कीड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा लेक्चर होगा, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्लीप और स्कीड के बीच में। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8004001814, और आप बता देना कि सर मैं यूट्यूब से हूँ, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।